तो स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग एपिसोड में। और आज हम डिस्कस करेंगे हेला की ट्रू पावर्स के बारे में। हेला कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास कितनी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, सुपरमैन एंड थॉर के सामने वो कितनी देर तक टिक पाएगी। आई मीन थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर एंड सुपरमैन ऑफ स्नाइडर कट। एंड थंबनेल में मैंने द रियलिटी जैसे वर्ड्स का यूज किया एंड इसके पहले भी मैंने जब इनका यूज किया था तब क्या क्या भूचाल आया था सबको पता है, और आज उससे भी कुछ ज़्यादा भूचाल आ सकता है। तो इसको एंड तक देखना। तो आप शुरू करते हैं इस कमेंट के साथ। तो कमेंट में लिखा है दैट सुपरमैन इज स्ट्रॉन्गर देन हेला। मतलब हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या सचमुच सुपरमैन हेला से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले कि हम हेला के फीट्स देखें और ये पता लगाएं कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम यहाँ पे थॉर एंड सुपरमैन से उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो, थॉर के पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो, जितने भी फीट्स हो, सबको कंक्लूड भी कर लो तो भी हेला के म्यूनिट डिस्ट्रॉइंग वाले फीट के आसपास भी नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स हेला फिजिकली थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हो या फिर म्यूनिर के साथ डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि थॉर ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से पिट चुका है हेला के हाथों। एंड दैट रिप्रेजेंट दैट हेला इज स्ट्रॉन्गर देन थॉर। अब अगर बात की जाए सुपरमैन की, तो DCU के अंदर सुपरमैन की बहुत सारी फीट्स दिख चुके हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस एंड पावरफुल फीट्स हैं वो ये है कि उसने टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया था। एंड अदर जो दूसरी फीट है वो ये है कि उसने बहुत ही बड़े जाइंट शिप को खींच रखा है। अब ये दोनों की दोनों फीट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं 99% श्योर हूँ कि सुपरमैन के 99% फैंस को ये नहीं पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हल्का सा भी नॉलेज नहीं है। लाइक दिस भाई, इनके मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर दिया मतलब जैसे सुपरमैन ने तोवा को ही हरा दिया हो। आई मीन काफ़ी बड़ी फीट है, बट कुछ ज़्यादा ही घसीटा जा रहा है। अब मैं बताता हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के अंदर पाई जाने वाली प्लेट्स हैं जो थोड़ा बहुत मूव करती हैं साल भर में, थोड़ा बहुत मतलब कुछ इंचेस मूव करती हैं, और वो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर दिया मतलब ये कितनी बड़ी फीट है या फिर इससे क्या हो जाएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने पर एक अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी स्केल नॉर्मल लेवल की होती है। आई मीन वो लो लेवल या फिर हाई लेवल के अर्थक्वेक्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। और आज तक का पाया गया सबसे पावरफुल अर्थक्वेक वो 7.6 के पैरामीटर पे आता है, एंड ये बिकॉज ऑफ वोल्केनोज आया था। एंड टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज तक का आया सबसे पावरफुल भूकंप भी 6.5 पैरामीटर पे आता है। आई मीन इसकी मदद से तुम छोटे मोटे नॉर्मल भूकंप ला सकते हो। और अगर अब बात की जाए कि ये कितनी बड़ी फीट है, तो ये बहुत बड़ी फीट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर के लिए भूकंप ला देना इट्स नॉट टू मच हाई, बिकॉज नॉर्मल कैरेक्टर्स भी भूकंप ला सकते हैं। इवन दो आज भी मतलब ह्यूमंस के पास भी ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं या फिर इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिनकी मदद से वो बड़े आराम से भूकंप ले आ सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल ले लूँ एक नॉर्मल सी मिसाइल का, तो अगर एक नॉर्मल सी मिसाइल का पीएच बहुत ही ज़्यादा हाई है तो बड़े आराम से भूकंप ला देगा। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये केमिस्ट्री वाला पीएच नहीं है जिसमें तुम एसिड बेसिस का नेचर पता लगाते हो, वो दूसरा पीएच है। मिसाइल्स के अंदर कुछ दूसरे टाइप का पीएच होता है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा वो क्या है, बट इतना समझ लो कि अगर किसी मिसाइल का पीएच ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी एंड ऑफ कोर्स वो भूकंप ला देगी। सो इट्स नॉट टू मच बिग फीट। अब देखो मैं बता दूं ये वीडियो हेला पे ही है, बस मैं थोड़ा सुपरमैन को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यू कैन एज्यूम इट एज सुपरमैन वर्सेस हेला बिकॉज आई एम फकिंग विथ योर फकिंग कमेंट्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा कहा गया था दैट कंपेयर मैन ऑफ स्टील विथ हेला एंड दिस इज लाइक दैट। मतलब यहाँ पे हम डिस्कस ये भी करेंगे दैट हाउ पावरफुल इज हेला एंड आल्सो दिस विल बी दैट मैन ऑफ स्टील वर्सेस हेला हु विल। अब अगर बात की जाए सुपरमैन की सेकेंडरी मोस्ट पावरफुल फीट की, तो उसने इतने बड़े जायंट शिप को उठा के पटक दिया। आई मीन उठा के नहीं पटक दिया, उसे घसीटा है। अब अगर बात की जाए इसके वेट की, तो देखो इसका कोई ऑफिशियल वेट नहीं पता, एंड मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फिनोमिना एग्जिस्ट करता होगा जो इसे एक्सप्लेन कर देगा, या फिर कुछ ऐसे फॉर्मूला हो जिससे हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएँ। बट अकॉर्डिंग टू द सम वेबसाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा जानी मानी है लाइक CBR.com और क्वेरा, तो भगवान ने उसका क्या होगा। लेकिन इन दोनों तीनों कई सारी वेबसाइट्स को जब मैंने कंपेयर किया तो इन लोगों ने इसका जो वेट बताया वो लगभग 1 लाख टन के आसपास बताया। लाइक क्वेरा में तो बहुत सारे रिजल्ट दिखा रहा था, CBR में 80,000 से 90,000 टन बता रहा था, कुछ वेबसाइट्स में 1 लाख के हल्का ऊपर गया बट 1 लाख के आसपास था। सो वी कैन एज्यूम इट एज 1 लाख kg, आई मीन 1 लाख टन्स। तो ये बात दिल दिमाग फेफड़े किडनी हर चीज़ में बसा लेना कि सुपरमैन की ये वाली फीट रिप्रेजेंट करती है अबाउट 1 लाख टन्स। अब बढ़ते हैं अपनी हेला की तरफ। मतलब अपनी हेला नहीं, तुम ले जाओ हेला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत भयानक दिखती भाई। सो इससे पहले कि हम अपने हेला पे अपनी नहीं भैया नहीं, अपनी मेरी नहीं है, बस मुंह से निकल जाए तो दोबारा इसको कमेंट में मत लिखना, मेरी हेला नहीं है।
तो इससे पहले कि हम अब हेला की पावर्स को डिस्कस करें, तुम कमेंट करके बता दो तुम्हें क्या लगता है हेला एंड सुपरमैन में फिजिकली कौन स्ट्रांग है। पावरफुल गया तेल लेने एंड कौन जीतेगा वो भाड़ में गया। बस तुम ये बताओ फिजिकली कौन स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को ऐड कर सकते हो। ड्यूरेबिलिटी को भी तेल लेने भेज दो, उठा नहीं पाएगा बेचारा अकेला, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो तुम ये बता दो कि हेला एंड सुपरमैन में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। जो लोग कमेंट नहीं लिखेंगे ना, भगवान मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं देगा एंड सुपरमैन पटक पटक के मारेगा, कसम से बता रहा हूँ। तो अब अगर बात की जाए कि सुपरमैन एंड हेला में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, आई मीन हेला की फीट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, तो हेला की सबसे पावरफुल फीट या फिर इकलौती फीट कह लो, क्योंकि हेला ने और कोई और पावर फीट नहीं दिखाई सर्टर से अपनी बजवा लेने के अलावा, बट भी उसे हटा देते हैं। सर्टर स्काई फादर है, कुछ अलग ही लेवल पे है। तो देखो हेला ने फिजिकली म्योनेर को तोड़ दिया है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि म्योनेर पे कितना प्रेशर एग्जैक्ट किया जाएगा तो वो टूट जाएगा। आई मीन हमें यहाँ पे प्रेशर पता होना चाहिए, या फिर साफ साफ कितना वेट भी लगा सकते हो, वैसे लगेगा नहीं, फिर भी यूज कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कितने टन्स ऑफ वेट या फोर्स का एग्जैक्ट करने के बाद म्योनेर को हम तोड़ सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। बस हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट का एग्जैक्ट आइडिया निकाल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, उसमें 32 ठो लॉजिक है, तो सुन लो एक ठो। तो हम देखते हैं कि ओरो कहाँ पे मेल्ट किया जाता है, वो है नेदरवेलर। तो देखो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो नेदरवेलर में कितनी अच्छी ओरो की खीर बनाई जाती है। फिर उसी खीर को पचका वचका के काफ़ी अच्छे मेटल्स के हथियार बना लेते हैं। बट अगर इस खीर पे ध्यान दिया जाए तो ये खीर जिस बर्तन पे परोसी गई, यानी ओरो का जो ये लिक्विड स्टेट है, ये जिस पॉट पे है, तुम देख सकते हो अगल बगल एक पॉट भी है। ये पॉट किस मेटल से है, कभी किसी ने सोचा नहीं सोचा होगा, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जो सिर्फ गूगल बाबा और कोयरा के पास है। तो अगर बात की जाए कि ये मेटल किस चीज़ से बना होगा, तो ये बात मार्वल ने साफ साफ कह दी है कि ओरो से स्ट्रॉन्ग मेटल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि ओरो से भी ज़्यादा कोई पावरफुल मेटल एग्जिस्ट करता होगा, तो तुम्हारे अरमान पानी पानी हो गए हैं। तो फिर ये क्या है, मतलब ओरो से ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये बात तो साफ है, क्योंकि ये नहीं पिघला, ओरो पिघल गया। तो देखो ये एक तरह का मेटल हो सकता है जो खुद ओरो ही है। मे बी ये ओरो इंचाइंटेड ओरो हो सकता है ना, क्योंकि ओरो से स्ट्रॉन्ग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो ओरो में किसी ने मैजिक वैजिक फूंक फाँक के बराबर किया हो इसको, और इसे एक इंचाइंटेड ओरो बना दिया हो, या फिर कुछ ऐसा बना दिया हो जिससे और ड्यूरेबल हो गया होगा। तो लेट्स अज्यूम दिस वाज अ इंचाइंटेड मेटल। तो अगर ये इंचाइंटेड मेटल है, तो इसका मतलब ये 1000 करोड़ डिग्री सेल्सियस से नहीं पिघला। जिन लोगों को नहीं पता बता दो, न्यूट्रॉन स्टार 50 सेकंड में 1000 करोड़ डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर एक और बात नोटिस की जाए, तो ये इससे पहले से भी, आई मीन जब नेदरवेलर और कई वेपन्स भी फॉर्म किए जाते हैं, उसमें भी यूज होता था। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि जब अगर स्टॉर्म ब्रेकर के लिए इसको रखा जाता तो बिल्कुल शाइनी होता, बिल्कुल चमक रहा होता, बिल्कुल नया जैसे होता। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर को जब बनाया जा रहा था, आई मीन स्टॉर्म ब्रेकर को फॉर्म करने के लिए जब पहले से ये रखा था, तो ये बिगड़ा है। आई मीन ये पूरी तरह से मेल्ट तो नहीं हुआ, बट इसमें कुछ स्क्रैचेस दिख रहे हैं। इसका मतलब पहले से यूज होता आ रहा है। यानी ऑडिन ने न जाने क्या क्या इससे बनवाया होगा, थानोस ने भी खूब धोबी फचाड़ काम कराया, और अब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर बनवाया। मतलब ये काफ़ी पुराने टाइम से यूज हो रहा है एंड अभी भी मेल्ट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो इंचाइंटेड ओरो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। एंड हम आप ऐसा कह सकते हैं कि म्योनेर भी इंचाइंटेड मेटल ही तो था, क्योंकि ऑडिन ने ही जादू फूका होगा, इसकी 100% गारंटी ले लेता हूँ, क्योंकि जादू फूकने का काम सिर्फ ऑडिन को ही पसंद है। ऑडिन ही चीज़ों को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता रहता है, क्योंकि उसने गंगनीर को भी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया मैजिक इंचाइंटेड करके। म्योनेर और कुछ लॉकी के नाइट्स भी हैं, भले बैकग्राउंड में दिखाया ना गया हो, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ वही ये मैजिक करता है। बॉर का मुझे नहीं पता, बॉर करता रहा होगा तो फिर समझ लो तब से यूज हो रहा है, तो और घाटा है। तुम लोगों को जो मानना है वो मानो, लेकिन ऑडिन या फिर बॉर ने ही मैजिक फूका होगा, और ऑडिन और बॉर इसे यूज करते आ रहे हैं, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड ये सेम मेटल है जो म्योनेर पे है, म्योनेर भी इसी मेटल से बना है। अब अगर इसकी विड्थ भी देखी जाए तो ये पॉट कितना ज़्यादा पतला है, मतलब खींच खांच के 2-3 सेंटीमीटर है। एंड अगर अब बात की जाए म्योनेर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा पतला है, तो म्योनेर कितना ज़्यादा मोटा है, यू कैन क्लियरली सी म्योनेर इज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स विथ में ज़्यादा इससे, इस पॉट के कंपेरेबली। एंड दोनों ही इंचाइंटेड मेटल है, सो ऑफ कोर्स मतलब म्योनेर इससे 5 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगा, बिकॉज ज़्यादा विथ करोगे तो ज़्यादा फोर्स एग्जैक्ट करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। यू कैन सी एज अ लकड़ी, मतलब छोटी सी पतली सी लकड़ी लोगे तुरंत टूट जाएगी, मोटी सी लकड़ी लोगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी या फिर टूटे ही ना। तो आई मीन अगर तुम ज़्यादा विथ बढ़ा दोगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये सिंपल सा लॉजिक है, 1-2 क्लास का बच्चा नहीं लगा पाएगा, 3-4 का लगा लेगा। सो इतना सारा प्रपंच मैंने सिर्फ इसीलिए रचा है, ये सब बताने के लिए कि म्योनेर
5 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है इस एन्चांटेड मेटल से। अब इस एन्चांटेड मेटल को अगर मैं 1000 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी मान लूँ, जो कि एक्चुअली में नहीं है, इससे भी ज़्यादा ड्यूरेबल है ये, तो ये जो उरो है ना, ये इससे 5 गुना ज़्यादा यानी 5000 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। बट ये तो डिग्री सेल्सियस में आया ना भाई, फोर्स में निकालो, प्रेशर में निकालो ना, तो देखो यहाँ पे आती है बहुत ही बड़ी डीप साइंस। तो देखो टेम्परेचर को फोर्स में कन्वर्ट करने के भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं। अगर जिसको साइंस में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट होगी वो बोलेगा पगला गए हो तुम, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, फालतू में बना रहे हो वीडियो। तो नहीं, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक लेवल पे या फिर बेसिक साइंस में नहीं पढ़ा जाते, जब तुम फिजिक्स में बहुत डीप में घुस जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे भी फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस्ड अपॉन करते हैं, दैट मैथ इज इक्वल टू एनर्जी, यानी मैटर, मैथ और एनर्जी सब एक ही चीज़ है, मतलब मैटर और एनर्जी सेम है, ये बात बताता है। अब जिन लोगों को लगता है मैटर एंड एनर्जी अलग है, तो देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स दोनों एक बात को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट दे बोथ आर सेम। और अगर ये दोनों सेम है एंड हम टेम्परेचर से एनर्जी का पता लगाते हैं और फोर्स से किसी भी चीज़ के मैटर का, तो ऑफकोर्स ये सेम यूनिट्स के अलग अलग परस्पेक्शन है ना। तो फिर अगर ये सेम ही यूनिट है, सेम ही परस्पेक्शन है, तो वी कैन कन्वर्ट देम। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल अच्छा से दिया गया विदाउट फार्मूला, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा हार्ड है इस चीज़ का, क्वांटम फिजिक्स में घुसना पड़ेगा, बस टेस्ट बवाल लगेंगे और जो मैं करना नहीं चाहता। तो देखो इसमें सब कहा गया कि कोई चीज़ है जो 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट हो रही है, तो उसको तोड़ने के लिए तुम्हें 1 टन ऑफ फोर्स चाहिए। मतलब जैसे आयन होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 1500 डिग्री सेल्सियस। अब इसको तोड़ने के लिए तुम्हें लगभग 1.5 टन का फोर्स एग्जैक्ट करना होगा। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे जो घर में सरिया पड़ी रहती है मैं अकेले पचका देता हूँ, क्या मैं 1.5 टन का फोर्स उठा सकता हूँ या लगा सकता हूँ? तो एक्चुअली में जो सरिया होती है, जो तुम्हारे घर में यूज होती है रॉड, लोहे की रॉड, वो एक्चुअली में आयन से बनी नहीं होती, वो प्योर आयन नहीं होता, उसमें कई सारे एलॉय मिक्सड होते हैं एंड टेक्निकली उसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो रियल आयन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तुम समझ सकते हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। एंड उसके अलावा तुम उसे बेंड कर रहे हो, तुम फोर्स लगा के उसे बेंड कर सकते, तोड़ नहीं सकते। मतलब तोड़ना अलग बात होती है, जैसे एक साथ ऐसे तोड़ दिया, किसी प्लास्टिक को तोड़ देते हो, तुम उसे बेंड कर रहे हो, बेंड नॉट तोड़ रहे हो। और हेला ने म्योनिर को बेंड नहीं किया कि उसमें अपनी उंगलियों की छाप छोड़ दी हो, उसने उसे पट्टे से तोड़ दिया है। तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग एंड पट्टे से तोड़िंग। तो हेला के म्योनिर तोड़ने वाले केस में अगर इसको फिट किया जाए तो म्योनिर का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो था 5000 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये डिग्री सेल्सियस में था तो हमने अभी डिस्कस किया दैट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 kg। रिवर्स कर लो, मैंने टन में बोला था तो तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, बट एक्चुअली में यही होता है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस को तुम्हें पट्टे से तोड़ने के लिए 1 kg का फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें लगभग लगाना पड़ेगा 5000 करोड़ किलो का फोर्स। टन में कन्वर्ट करो तो लगभग 5 करोड़ टन का फोर्स। मतलब हेला ने म्योनिर को तोड़ने के लिए 5 करोड़ टन का फोर्स एग्जैक्ट किया होगा। एंड लेट्स कंपेयर दिस सुपरमैन की वो वाली फीट जिसमें उसने शिप को उठा के पटक दिया था, दैट इज ओनली 1 लाख टन और ये है 5 करोड़ टन। समझ लो कितना डिफरेंस है, कितने गुने ज़्यादा, कमेंट करके बता देना। और फीट्स के बेसिस पे तो भैया हेला से टक्कर ले रहे हो तो बहुत बुरी बात है। हेला इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एंड कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुपरमैन की रिफ्लेक्सेस स्पीड बहुत फास्ट है, हेला की भी बहुत फास्ट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सुपरमैन के आसपास है या नहीं, हम अगले पार्ट में देखेंगे, बट हेला भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और इसका एग्जांपल मैं फालतू में नहीं दूंगा क्योंकि फालतू में बातें नहीं बोलता हूँ। बाय द वे ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बता देना। सेकंड पार्ट के लिए तो एक्साइटेड हो गई क्योंकि इसमें हमने स्ट्रेंथ देखी, स्ट्रेंथ में कितने गुना 5 करोड़ टन का फोर्स एग्जैक्ट कर देती वो सिंगल हैंडेडली। एंड एक और बात बता दूं तो म्योनिर सुपरमैन से ज़्यादा ड्यूरेबल है। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर फीट सुपरमैन उरो के आसपास है या नहीं हमें नहीं पता, मे बी उरो से भी कम हो, बट आई हैव नो आइडिया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, कोई ऑफेंड मत होना। बट जो म्योनिर है ना वो उरो से 5 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है। अभी हमने कैसे ये सब डिस्कस कर रखा है, तो म्योनिर उससे 5 गुना ड्यूरेबल है। क्या सुपरमैन 5 गुना ड्यूरेबल है उरो से? अगर हाँ तो बिंदास सुपरमैन ज़्यादा ड्यूरेबल है, बट अगर नहीं तो फिर म्योनिर ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड मैं बता दूँ हेला ने म्योनिर को 1 शॉट किया है। मतलब सुपरमैन अगर हेला के एक सीरियस पंच को ले लेता है देन डैट इज़ टू मच इनफ फॉर हिम। मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि तुम क्लियरली देख सकते हो हेला कितने स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे ऑफेंड मत होना, ऑफेंड मत होना। सुपरमैन के पास फास्ट स्पीड है, थॉर के पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है। इनका क्या होगा हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।